आज की जो चर्चा का विषय है वह जो पीटी के एग्ज़ाम में कमीशन के जो पॉलिटी से आने वाले प्रश्न हैं, मुख्यतः जो अनुच्छेद 1 से लेके 200 के बीच। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भावना मूल कर्तव्य के अंतर्गत नहीं है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, दूसरा सामाजिक संस्कृति, तीसरा प्रजातंत्र का सम्मान और चौथा मानववाद। तो इसका जो सही उत्तर है वो तीसरा है, प्रजातंत्र का सम्मान है। तो इसमें अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को देखें और सामाजिक संस्कृति को देखें और मानववाद, तो ये अक्षरशः शब्द के रूप में हमें हमारे मूल कर्तव्य के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। लेकिन प्रजातंत्र का जो सम्मान है वो अक्षरशः लिखा नहीं हुआ है। ऐसे हमने अप्रत्यक्ष तौर पर उसे लिखा है कि जैसे उच्च आदर्श से जुड़ने वाले जो भावना होते हैं उनको सम्मान देना चाहिए, हृदय में संजोए रखना चाहिए। लेकिन अक्षरशः जो है वो प्रजातंत्र का सम्मान ये नहीं है। तो इस प्रकार के जो इल्यूजन वाले प्रश्न रहते हैं उनको थोड़ा सा गौर करना चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो तीसरा, प्रजातंत्र का सम्मान है, जो मूल कर्तव्य के अंतर्गत नहीं है। दूसरा, भारतीय संविधान के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता में अंतःकरण का आशय निम्नलिखित में से किससे नहीं समझा जा सकता है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है यानी जो कथन ए है वो धार्मिक समर्पण है, बी है नास्तिकवादी समर्पण, सी लोक व्यवस्था का समर्पण और डी सिर्फ धर्म के प्रति व्यक्तिगत समर्पण। तो इसका जो उत्तर है पहला केवल ए, दूसरा केवल बी, तीसरा केवल सी और चौथा केवल डी। तो ये एक प्रकार से ये भी एक ट्विस्ट करने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा संकल्पना से जुड़ा हुआ है। ऐसे तो हम लोग धार्मिक स्वतंत्रता के अनुच्छेद 25 को पढ़ते हैं, रटते भी हैं, लेकिन अब इस प्रकार के प्रश्न से हमें उसकी संकल्पना को समझने का प्रयास करना चाहिए कि उसमें कौन कौन से मूल तत्व होते हैं या वो विश्लेषणात्मक होते हैं। इस प्रकार के प्रश्न को अगर हम बार बार हैबिट में लाएंगे तो मेंस का आंसर भी हमारा अच्छा ड्रॉ होगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, जो सिर्फ धर्म के प्रति व्यक्तिगत समर्पण है। क्योंकि अगर आप इसके विश्लेषण को देखें, क्योंकि अंतःकरण जो कंसाइंस है, अंतःकरण का जो एक शब्दार्थ भावार्थ है कि आपके भीतर से जो बातें आती हैं, तो इसमें जो ऑप्शन है कि सिर्फ धर्म के प्रति व्यक्तिगत समर्पण, तो सिर्फ धर्म के प्रति नहीं है। क्योंकि अगर हम किसी नास्तिकवादी व्यक्ति को भी अगर लाए सामने तो उसे भी जो है धार्मिक स्वतंत्रता है, वो अपने अंतःकरण से उसको अस्वीकार कर सकता है। तो इस संदर्भ में सिर्फ धर्म के प्रति व्यक्तिगत समर्पण वो सही नहीं है। क्योंकि धार्मिक समर्पण तो है, फिर नास्तिकवादी समर्पण भी है, क्योंकि यहाँ ये बातें यहाँ भी छुपी हुई है। लोक व्यवस्था का समर्थन है, फिर सिर्फ धर्म के प्रति व्यक्तिगत समर्पण है। तो इस संदर्भ में जो डी है वो उत्तर जो है वो गलत है। क्योंकि अंतःकरण अपने आप में एक बहुत ब्रॉड कंसेप्ट को लिए हुए हैं। वहाँ सिर्फ ये बात नहीं है कि आप इस्लाम को माने, हिंदू को माने, ईसाइयत को माने, पारसी को माने, बौद्ध को माने। वहाँ ये बात भी है कि आप किसी भी धर्म को ना माने, आप नास्तिकवादी रहे। अगला प्रश्न है कि भारत अर्थात डैश राज्यों का संघ होगा, इस खाली वक्तव्य जो डैश है को पूरा करें। तो पहला है भारत अर्थात हिंदुस्तान, दूसरा भारत अर्थात इंडिया, तीसरा भारत अर्थात भारत और चौथा भारत अर्थात इंडिया। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है भारत अर्थात इंडिया, क्योंकि हमारे संविधान में ये लिखा हुआ है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो ये अनुच्छेद 1 जो है वो यही बात बताता है कि वो राज्यों का संघ है। तो इस संदर्भ में जो है इंडिया शब्द का जो है प्रयोग किया गया है, अर्थात जो राज्य हैं वो किसी भी स्थिति में भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। एक प्रकार से संघ का वो निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्ध होने से है। तो पहला इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 140, दूसरा अनुच्छेद 141, तीसरा अनुच्छेद 142 और चौथा अनुच्छेद 144। तो जो इसका सही उत्तर है वो दूसरा अनुच्छेद 141 है, क्योंकि जब भी
सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर करता है तो वो भारत के सभी न्यायालयों पर लागू होता है, आबदकारी हो जाता है, एक प्रकार से कानून ही बन जाता है। तो इस संदर्भ में जो अनुच्छेद 141 है, दूसरा ऑप्शन सही। अगला प्रश्न है 5वां कि मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह, तो इससे पूरा करना है। पहला, मानव के प्राकृतिक एवं अप्रतिदेय अधिकार हैं। दूसरा, न्यायालय द्वारा पूरी तरह परिवर्तनीय है। तीसरा, सरलता से संशोधित नहीं हो सकते हैं। और चौथा, संविधान सभा द्वारा मूल रूप से पारित हो चुके हैं। तो इस कथन के अनुसार जो पहला ऑप्शन है वो सही है कि मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह मानव के प्राकृतिक एवं अप्रतिदेय अधिकार हैं। तो इस प्रकार ये भी एक संकल्पनात्मक प्रश्न है। क्योंकि पॉलिटी को बहुत लोग इजी समझते हैं, लेकिन वहाँ बहुत संभावना होती है कि वो बहुत डायनामिक तौर पर क्वेश्चन को जो है ड्रॉप कर सकते हैं। तो उसको लेने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, इस संकल्पना तक हमें मजबूत रहना आवश्यक है इसके लिए। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल के अभिभाषण का क्या अर्थ है। पहला, विश्वविद्यालय में दीक्षांत भाषण। दूसरा, विधान परिषद का अभिभाषण। तीसरा, विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में दिया गया भाषण। और चौथा, बजट का अभिभाषण। तो इसका तीसरा जो ऑप्शन है सामान्य प्रश्न है कि विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में जो दिया गया भाषण होता है, इसी प्रकार जो है वो राष्ट्रपति का भी अभिभाषण होता है, जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में होता है, आरंभ में किया जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि अब देखिएगा कि प्रश्न अगर बहुत टफ है, जैसे यूपीएससी में होता है कि एस्पिरेंट जो है वो हार्ड प्रश्न को तुरंत कर लेते हैं लेकिन इजी क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं। तो वो कमी होती है क्योंकि बहुत सा चीज़ को नेगलेक्ट करते हैं। और इस बात को यूपीएससी या कोई भी कमीशन समझता है कि नहीं आप सिलेक्टिव पढ़ रहे हैं तो आप धोखा खा सकते हैं। तो आपसे वो अपेक्षा करता है कि आप उसको ब्रॉड सेंस में पढ़ें, पाठ्यक्रम को पूरा करें, चीज़ों को छोड़े नहीं। आप अधिकांशता इंस्टीट्यूट को देखिएगा कि वो बोलेंगे कि नहीं आप सेलेक्टिव पढ़ो, स्मार्ट टेक्निक से पढ़ो। वो ठीक है, बात तो अच्छी है, लेकिन होना चाहिए कि आप पूरा सिलेबस को पढ़ें। और अगर समय आपको है, क्योंकि हर व्यक्ति को अध्ययन करने का जो दृष्टिकोण होता है वो अलग अलग है। आपके पास अगर समय है तो बुक्स आप पढ़ सकते हैं, उससे हानि नहीं है। आप उसको कितना इंटरसेप्ट करते हैं, कितना समझते हैं, वो ज़रूरी है। तो इसीलिए इजी क्वेश्चन का भी आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता से में रोस्टर सिद्धांत किस ऐतिहासिक निर्णय के बाद संवैधानिक हो गया। तो पहला है एसआर मुंबई बनाम केंद्र सरकार केस। दूसरा, एसआर मूर्ति बनाम कर्नाटक सरकार केस। तीसरा, गोलकनाथ केस। और चौथा, मेनका गांधी केस। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है एसआर मूर्ति बनाम कर्नाटक सरकार केस, जो कि बस 2000 में आया था, बहुत ऐतिहासिक निर्णय था। क्योंकि अगर आप देखें कि जो आर्टिकल 15-16 दोनों आरक्षण से संबंधित है। आर्टिकल 15 में शैक्षणिक आरक्षण की बात की गई है और यहाँ 16 में लोक नियोजन से संबंधित जो अवसर की समानता है उसकी बात की गई। तो यह होता है कि जब आप स्थानीय निकाय के चुनाव में आप देखिएगा कि रोस्टर आरक्षण का भी पालन किया जाता है। पहले कभी महिला को दिया जाता है सीट, उसके बाद वो एससी को, फिर एसटी को, ऐसा वो रोटेशन होते रहता है जनसंख्या के मुताबिक जो है। तो इसे रोस्टर सिद्धांत कहते हैं। तो इस प्रकार का जो है वो निर्णय जो है वो संवैधानिक हुआ, अनुच्छेद 16 में जुड़ा। और वो एसआर मूर्ति बनाम कर्नाटक सरकार का केस था, जो दूसरा ऑप्शन है, वर्ष 2000 में आया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 42वां संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। तो ए है अनुच्छेद 39 से, बी अनुच्छेद 43 से, सी अनुच्छेद 48 से और डी अनुच्छेद 51टा। तो पहला है एडी सही, दूसरा एबीसी सही, तीसरा एबीसीडी सही और चौथा केवल डी सही। तो इसका जो सही उत्तर है कि दूसरा ऑप्शन है कि एबीसी सही है, जो जोड़ा गया था, यानी अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 43 से, अनुच्छेद 48A। तो इसमें जो गलत है वो 51टा है, क्योंकि 51 जो टा है वो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। और चूँकि यहाँ आपको भ्रम भी डालेगा कि 51 तो वो मूल कर्तव्य से है संबंधित है, लेकिन वो शिक्षा के अधिकार में जो आपको बाध्यकारी जो बात की गई है कर्तव्य की, वो गार्जियन के ऊपर छोड़ा गया है, माँ बाप के ऊपर छोड़ा गया है। तो 51टा जो है वो
वो आया जरूर है, लेकिन वो 2002 के जो 86 संशोधन, संविधान संशोधन है शिक्षा के अधिकार से, वहाँ से वो आया। तो इस प्रकार जो है अनुच्छेद 39A जो कि निःशुल्क जो है सहायता का जो है विधिक सहायता का वो बंद करता है। उसके बाद 43 से जो है वो प्रबंध में सहभागिता, यानी जो फैक्ट्री में मजदूरों की भी समानता होनी चाहिए, इस पर जोर देता है। अनुच्छेद 48A जो है वो पर्यावरण से संबंधित है। तो ये तो 42वां संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, लेकिन 51टा जो है वो वर्ष 2002 में है। तो इस प्रकार जो है सही उत्तर दूसरा ABC सही है। तो इस प्रकार के प्रश्न में आप सभी प्रश्नों पर थोड़ा सा गौर करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा आप स्लिप हो जाएंगे तो आंसर जो है वो गलत हो सकता है। 10वां प्रश्न है कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो कि मूल अधिकार के खिलाफ हो। यदि कोई ऐसा कानून बनेगा तो उस सीमा तक अवैध होगा जिस सीमा तक मूल अधिकारों को नोटिस करेगा या किस सिद्धांत को व्यक्त करता है। तो पहला है कि भूतलक्षी प्रभाव सिद्धांत, दूसरा अधोगामी सिद्धांत, तीसरा पृथक्करणीयता सिद्धांत और चौथा विधि का शासन सिद्धांत। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है पृथक्करणीयता सिद्धांत है, क्योंकि जो अनुच्छेद 13 से संबंधित ये बातें की जाती हैं कि मूल अधिकार का जो है अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है, लेकिन पृथक्करणीयता के जो सिद्धांत के अनुसार राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो कि मूल अधिकार के खिलाफ हो। यदि वह ऐसा कानून बनाएगा तो उस सीमा तक अवैध होगा जिस सीमा तक मूल अधिकारों को नोटिस करेगा। तो जो जजमेंट होते हैं कोर्ट के, वो किसी विशेष सिद्धांत को ध्यान में रखकर, और उसके पीछे बहुत सी संकल्पना होती है, वो हमारे उद्देशिका की भी भावना उसमें परिलक्षित होती है, तो उसको थोड़ा सा गौर करना है। इस प्रकार जो तीसरा ऑप्शन है वो पृथक्करणीयता का सिद्धांत वो सही है। यानी आने वाले जो संशोधन होंगे, चाहे 368 से संबंधित या कोई भी कानून हो, वहाँ ऐसा हो कि वो मूल अधिकार को तोड़े नहीं, लेकिन उसकी भी जो है सीमा वहाँ दी गई है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला, 103वां संविधान संशोधन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो सामान्य श्रेणी के जो EWS को सरकारी नौकरी एवं शिक्षा में 10% आरक्षण का प्रावधान है। दूसरा जो इसका ऑप्शन है, 103वां संविधान संशोधन के लिए अनुच्छेद 15 एवं अनुच्छेद 16 में संशोधन करना पड़ा। तीसरा, इसके तहत सरकारी सहायता प्राप्त एवं गैर सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान शामिल है। और चौथा, भारत में सबसे पहला सवर्ण आयोग 2011 में मध्य प्रदेश में बना था। तो इसमें कौन सा गलत है, तो चौथा ऑप्शन है, क्योंकि तीनों जो है वो संविधान नया अद्यतन 103वां संशोधन है। तो जो चौथा है, जो पहला सवर्ण आयोग था, चूँकि ये सवर्ण से जुड़ा मामला है, क्योंकि आर्थिक रूप से जो कमज़ोर सवर्ण है उनकी बातें हुई। इस बार पहली बार जो है उनको आरक्षण भी दिया गया। तो 2011 में जो सवर्ण आयोग बना था इस चीज़ को देख रेख करने के लिए, तो वो पहला मध्य प्रदेश में नहीं बना था, वो बिहार में बना था। तो इस संदर्भ में जो है चौथा ऑप्शन सही है, जो कि यहाँ कथन गलत है। अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय में यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी मामले हों तो ऐसे में किस प्रकार की अधिकारिता लागू होती है। तो पहला है अपीलीय, दूसरा रिट अधिकारिता, तीसरा साधारण आरंभिक अधिकारिता और चौथा असाधारण आरंभिक अधिकारिता। तो इसका जो चौथा ऑप्शन है असाधारण आरंभिक अधिकारिता आर्टिकल 131 संबंधित है, क्योंकि यहाँ उच्चतम न्यायालय जो है वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी मामलों पर विचार कर रहा है। उस पर जो गतिरोध है वो कोर्ट से होंगे। तो यहाँ पर एक स्पेशल प्रकार का जो है अपीलेट जुरिस्डिक्शन माफ़ कीजिएगा, जो आरंभिक अधिकारिता जो है वो लागू होता है, जो कि असाधारण है। तो इसका जो चौथा ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए, कि अनुच्छेद 35A की समाप्ति पर जम्मू कश्मीर 1954 के पूर्व की स्थिति में वापस आ जाएगा। ऐसे में केंद्र सरकार के राज्य के भीतर रक्षा, विदेश, संचार की शक्तियाँ पुनः बहाल हो जाएंगी। बी, अनुच्छेद 35A को संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, इसलिए यह गंभीर विवाद का विषय है। तो अब यहाँ विचार करना है कि पहला कथन ए सही है, दूसरा बी सही, तीसरा ए बी सही, चौथा ए बी गलत है। तो यहाँ जो कथन ए है वो सिर्फ ए ही सही है,
चूँकि कथन बी गलत है, क्योंकि अगर कथन बी पर आप गौर करें कि अनुच्छेद 35A को संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, तो यहाँ 1954 में गौर करने की बात है, जो कि विवाद का विषय है कि यहाँ कैपिटल जो है ए है और ये कोई भी संविधान संशोधन इसके लिए नहीं किया गया, तो इसको इसीलिए अपेंडिक्स में रखा जाता है, मूल रूप से नहीं रखा जाता। ये राष्ट्रपति के जो है एक प्रकार से आदेश से 1954 में आया था। तो जो पहला ऑप्शन है कि अनुच्छेद 35A की समाप्ति पर वो, चूँकि वो जो 35A है वो आर्टिकल 370 से जुड़ा है, तो जब 370 समाप्त होगा तो 35A भी स्वतः समाप्त हो जाएगा, तो जम्मू कश्मीर 1954 के पूर्व की स्थिति में आ जाएगा। ऐसे में केंद्र सरकार राज्य के भीतर रक्षा, विदेश, संचार की शक्तियाँ पुनः बहाल हो जाएंगी, जो जैसा कि वो अभी कर रहा है केंद्र सरकार। और ये अभी अद्यतन जो है, जब अगस्त 2015 में अमित शाह जी ने राज्यसभा में ये घोषणा की थी, 2019 में, अगस्त 2019 में, माफ़ कीजिएगा 5 अगस्त, और 31 अक्टूबर 2019 को यह संशोधन जो है वो कानून बना और जम्मू कश्मीर में जो है 35 से 370 समाप्त हुआ। और जो 14 मई 1954 को जो 35A जो है चले आ रहा था, उसकी समाप्ति हुई। तो ये समझने की ज़रूरत है कि यहाँ कोई संविधान संशोधन करके इसको नहीं जोड़ा गया था, राष्ट्रपति के एक आदेश द्वारा इसे जोड़ा गया था। तो एक विचित्र स्थिति है पूरे हमारे भारतीय संविधान में, अगर हम गौर करेंगे तो यदा कदा ही ऐसे दिखते हैं हमें पॉइंट्स, जो कि एक पॉइंट ये 35 से भी था, तो वर्तमान में अभी यह समाप्त हो चुका है। तो इस संदर्भ में केवल ऐसा ही। अगला प्रश्न है कि राज्य सरकार के अंतर्गत लाभ का पद का विवरण किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो पहला अनुच्छेद 102, दूसरा अनुच्छेद 191, तीसरा अनुच्छेद 195 और चौथा अनुच्छेद 199। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 191, जो दूसरा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ फिर आपको भ्रम में डाल सकता है कि राज्य सरकार के अंतर्गत लाभ का पद कहा गया था। तो जो केंद्र सरकार के अंतर्गत है वो 102 है, जो कि काफ़ी विवाद में, आप देखिएगा वर्ष 2012-14 में रहा था, जब यूपी में लाभ का पद जो है वो, उसके कारण जो है विधायकी ख़त्म हुई थी। फिर वो मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने उसे जस्टिफाई किया कि किस किस आयोग या समिति या बोर्ड निगम के पद के जो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद है, उसको वो राज्य सरकार या कैबिनेट सरकार से जुड़ती है, उसको घोषणा करना पड़ा था। और इसी प्रकार जो राज्य सरकार में जो बातें हुई, जो वर्तमान में भी दिल्ली सरकार में जो अरविंद केजरीवाल की सरकार में हुई थी, तो ये मामला अनुच्छेद 191 से जुड़ा था, जो उसी प्रकार का मामला था। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो सही है, अनुच्छेद 191। अगला 15 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आ सकते हैं? तो पहला, नागरिकता संशोधन 1955 में व्यक्ति को कम से कम 11 वर्ष भारत में रहना अनिवार्य था, जो कि 2019 में 5 वर्ष किया गया। दूसरा, 1955 के तहत OCI कार्ड तो दिया जाता रहा है। और तीसरा, 2019 के संशोधन भारत में 3 देशों के 6 समुदाय के लोगों को भारत में नागरिकता देने से है। और चौथा, 1955 नागरिकता अधिनियम में अब तक 12 बार संशोधन हो चुका है। तो इसमें से जो गलत है, क्योंकि बहुत क्लोज है, इसको आपको पूरा जानना पड़ेगा। और ये बहुत अद्यतन मामला है 2019 का, जिसमें कि नागरिकता संबंधी संशोधन कानून बना था। तो इसका जो चौथा ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि 1955 नागरिकता अधिनियम में अब तक 12 बार संशोधन नहीं, 7 बार संशोधन हुए हैं कुल मिलाकर। और बाकी जो बातें हैं कि व्यक्ति को कम से कम 11 वर्ष भारत में रहना था, जो कि 2019 में 5 में किया गया। उसके बाद भी 11 के बाद 6 वर्ष की अनिवार्यता थी, जो कि फाइनली 2019 में 5 वर्ष किया गया। और ओवरसीज कार्ड जो है वो दिया जाता रहा है 55 से। PIO जो हमारे यहाँ है, भारत के जो डियास्पोरा है, जो अन्य देशों में रहे हैं, उनके लिए विशेष सुविधा 1955 के तहत की गई थी। तीसरा है कि 2019 के संशोधन से 3 देशों के जो 6 समुदाय हैं, तो ये बात भी सही है, जो प्रताड़ित किए गए हैं या शोषित है, दबे हुए हैं, उनको भारत में नागरिकता देने से संबंध है कि जो वहाँ जो है अल्पसंख्यक है उन 3 देशों में, तो उससे यह जुड़ा हुआ है। और चौथा जो है, जो आंसर यहाँ सही है, गलत है, क्योंकि अब तक 7 बार संशोधन हो चुका है। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद
33 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित नहीं कर सकती? यानी अनुच्छेद 33 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित नहीं कर सकती? तो पहला स्वतंत्र बल, दूसरा अर्धसैनिक बल, तीसरा खुफिया एजेंसी, चौथा आपदा प्रबंधन बल। तो इसका जो है चौथा आंसर सही है कि आपदा जो प्रबंधन बल है वो उसको जो है नहीं कर सकता है प्रतिबंधित मौलिक अधिकारों को, जो हम सशस्त्र कानून संबंधी जो है वो बात करते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो चौथा ऑप्शन है, आपदा प्रबंधन बल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असत्य कौन सा है? नहीं, कौन सा कथन वो गलत है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला है कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, किंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। दूसरा, केवल वे वित्त विधेयक ही धन विधेयक होते हैं जिनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 110 में किया गया है। तीसरा, धन विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किया जाता है। चौथा, वित्त विधेयक के संबंध में दोनों सदन में यदि गतिरोध हो तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। तो ये भी बड़ा ट्विस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत क्लोज है और बहुत संकल्पना की आवश्यकता है। ये पॉकेट्स थोड़ा सा बहुत दुविधा डालता है, आर्टिकल 110 से 112 वाला, तो उसको अच्छा से पढ़ना चाहिए, ओवरलैप होती है चीज़ें। तो यहाँ जो सही उत्तर है तीसरा है कि धन विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा यानी धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किया जाता है। गलत है, चूँकि उससे अध्यक्ष द्वारा जो है प्रमाणित किया जाता है कि वो किस प्रकार का विधेयक है। तो ये जो तीसरा ऑप्शन है वो गलत है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कूट गलत है? तो पहला, प्रथम संशोधन 1951, उसका कूट है कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिकरण। दूसरा, नवा संशोधन 1960, इसका कूट है बेरूवाड़ी संघ का जो है मामला। और तीसरा, 21वां संशोधन 1967, इसका कूट है सिंधी भाषा मामला जो 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। और चौथा, 40वां संशोधन 1976, जिसका कूट है न्यायिक समीक्षा एवं रिट में न्यायिक अधिकार शक्तियों में कटौती। तो जो सही है, क्योंकि यहाँ गलत कथन को आपको खोजना है, तो वो जो लास्ट है चौथा ऑप्शन, क्योंकि वो 40वां संशोधन नहीं है, वो 42वां संशोधन 1976 का है, जो कि कटौती उसमें की गई थी स्वर्ण सिंह कमेटी के बाद, रिकमेंडेशन के बाद। अगला प्रश्न है कि नागरिकों के मूल कर्तव्य संबंधी उपबंधों में सशक्त रूप से लागू करने की व्यवस्था किस समिति ने की थी? तो पहला है मल्होत्रा समिति, दूसरा वर्मा समिति, तीसरा पीके जैन समिति और चौथा सुभाष कश्यप समिति। तो इसका जो सही उत्तर है वो वर्मा समिति है, जो कि 1999 में आया। बहुत बार ये चर्चा हुई कि जो मौलिक हमारे कर्तव्य हैं उनको बाध्यकारी रूप से लागू किया जाए, जैसे राष्ट्र गौरव अपमान 1971 एक्ट हो, जो हमारे राष्ट्रीय महत्व से जुड़ा है, या डिस्क्रिमिनेशन संबंधी जो कानून हो। बहुत बार होता है कि हम राष्ट्रगान का अपमान करते हैं, राष्ट्रीय ध्वज का करते हैं, ऐसे बहुत से मामले आते हैं। तो ऐसे जो है संदर्भ में हमें जो है इससे बाध्यकारी बनाना चाहिए था और सशक्त रूप से लागू करना चाहिए था। तो इस संदर्भ में जो है ये वर्मा समिति ने वर्ष 1999 में जो है इसका रिकमेंडेशन किया। तो इसका जो सही उत्तर है वो दूसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जो है राज्य की विधान परिषद के उत्साधन या सृजन में संकल्प से संबंधित जो विधि है इसके बारे में चर्चा की गई है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 167, दूसरा 169, तीसरा 170 और चौथा 172। तो इसका जो सही उत्तर है वो दूसरा है 169। तो अनुच्छेद 69 जो है वो विधान परिषद के उत्साधन या सृजन की प्रक्रिया को बताता है। तो जिसमें जो है राज्य विधानसभा द्वारा जो विशेष बहुमत द्वारा विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के जो है
2/3 बहुमत द्वारा इसे पारित होता है। और इस संदर्भ में जो विधान परिषद है अभी यानी 1/3 जो मेंबर होंगे वो यहाँ उपस्थित वो सदस्य जो है वो माने जाएंगे। और इसके अंतर्गत जो है वो ये साधारण बहुमत से की जाती है। जो 6 राज्य है वर्तमान में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, यहाँ विधान परिषद जो है वो अभी है, विद्यमान है। तो इस प्रकार जो है अनुच्छेद 169 जो है वो सही है।